गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 69th वीडियो हमारी चल रही है और 68वीं वीडियो जो थी हमारी स्किप हो गई थी, मैंने आपको बताया था पहले भी ना। तो फाउंडेशन है हमारे पास टाइमिंग की थोड़ी सी, तो उसी क्वेश्चन को हम वहीं से चालू कर रहे हैं जहाँ तक हमने छोड़ा था, उसी से आगे स्टेप पर लेते हैं। अब देखिए अगली स्टेप हालांकि खैर आपने कर भी लिया होगा, है ना, पर मैंने यहाँ बीच में छोड़ा है इसको, तो हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। अब देखिए क्या आता है इसमें कि π/6 है, यहाँ पर π/3 आ रहा है, π/6 और π/3 इनका एडिशन कर दिया था। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि दोनों को जब हमने एडिशन किया तो π/2 - x आ रहा है। अब cos 90 - थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा sin थीटा हो गया, अपॉन में यहाँ से cos 90 - थीटा sin थीटा, है ना, फिर प्लस sin 90 - थीटा cos थीटा और dx हो गया। अब ये हो गया नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या आ रहा है, समीकरण नंबर 2 ही आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या आएगा, 2i बराबर। अब जो कॉमन चीज़ें हैं उनको तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 पे रिपीट हुआ था, पूरी डिटेल मैंने वहाँ पे बताई थी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से sin x प्लस रूट cos x अपॉन में sin x और प्लस रूट cos x और dx। ठीक है, अब दोनों चीज़ें सेम है, जब दोनों चीज़ें सेम है तो कट जाएंगी, और कट गई तो क्या मिला, π/6 π/3 और यहाँ से dx। और जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो हमें मिलता है x π/6 से π/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं कर देता हूँ साइड में। तो ये आ रहा है 2i बराबर, अब देखिए पहले उच्च सीमा लगानी है, फिर माइनस करना है, फिर निम्न सीमा लगानी है, तो π/3 माइनस π/6, है ना। तो ये आ जाता है 2i बराबर 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, लघुत्तम कर दिया तो ये 2π - π, वैल्यू क्या आई, π - 6। इस 2 का भाग लगा दिया तो i बराबर π/12, मतलब π/12, है ना। ये आंसर हो जाता है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए 13वां क्वेश्चन भी सेम है, कोई ख़ास काम नहीं है, इसको आप छोड़ देता हूँ मैं इसको, है ना, इसको आप एज इट इज़ करना, बस रूट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, और π/2 है ये लिमिट। अगर लिमिट में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको चेंज करिएगा, ये 0 से π/2 की लिमिट बन रही है ना, तो इसको आप खुद करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चौदहवें क्वेश्चन पे आइए, क्या सिस्टम आ रहा है इसमें। जीरो से π/2 log sin 2x, तो 0 से π/2, 0 से π/2 log sin 2x, तो log sin 2x। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब जैसे ही इसको हमने देखा, अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव चालू हो जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने है, आप देख रहे हैं इसको, तो जैसे यहाँ पर आया हुआ है कि भाई 0 से π/2। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई 0 से π/2 अगर होता है तो हो सकता है गुणधर्म नंबर 4 लगे, है ना, ये विचार आता है हमारे दिमाग में। अब गुणधर्म नंबर 4 अगर लगता है तो फिर हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब ये भी चीज़ हमें पता है कि अगर गुणधर्म नंबर 4 हम लगाते हैं
तो ये कुछ कन्वर्ट होना चाहिए, जैसे sin 2x है यहाँ पर, तो ये जो sin 2x है ये किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, cos बन जाए, जब तो हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे किसी काम की नहीं है, गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये एक टेक्निक का सवाल बन गया, थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि एक ट्रिक वाला क्वेश्चन बन गया। और कुछ मानक समाकल हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फार्मूला भी है कि चलिए अभी आने दीजिए, पहले आने दीजिए आगे, फिर हम देखते हैं इसको, नहीं तो अभी आपको लगेगा कि भाई ये क्या बताया बीच में। अब जैसे मान लीजिए इसको हम सिंपल तरीके से हल कर रहे हैं, कोई गुणधर्म का यूज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अभी डायरेक्ट हम इसको हल करते हैं। जैसे sin 2x है, अब आपको अच्छी तरह पता है कि भाई जो sin 2x होता है एक फार्मूला है, और इस फार्मूले को हम हल कर देते हैं 2 sin x cos x, ऐसे हल कर दिया है ना, log 2 sin x और cos x ये कर दिया। जब log 2 sin x cos x को हम हल कर देते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो ये तीन संख्या हैं, 2 है, sin x है, cos x है, ये तीनों संख्याएं गुणा में चल रही हैं, सही है। जब ये तीनों संख्याएं गुणा में चल रही हैं तो क्या होगा, तीन संख्याएं गुणा में चल रही हैं तो तीनों की log की प्रॉपर्टी बनेगी, और log की प्रॉपर्टी बनी तो log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x ये बन गया, है ना भाई। log की प्रॉपर्टी लगा दी ना, तीनों संख्याएं गुणा में चल रही हैं, जब तीनों संख्याएं गुणा में चल रही हैं तो इनको हम log की प्रॉपर्टी से ऐसे ही तो लिखेंगे, तीनों संख्याएं प्लस में हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अब ये तीन सवाल बन गए, log 2 का अलग बन गया, log sin x का अलग बन गया, log cos x का अलग बन गया, तीन सवाल हैं ये। अब इनको तीनों को जैसे log 2 वो log 2 नहीं 0 से π/2 और log 2 dx हो गया, एक तो ये हो गया, प्लस 0 से π/2 log sin x हो गया, ये dx हो गया, फिर प्लस 0 से π/2 और log cos x dx हो गया, बन गए, तीनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ से देखिए पहले वाले में, इसमें log 2 कांस्टेंट है तो 0 से π/2 और dx आया, ठीक है। फिर इधर आ जाएं, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें और इसमें। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो आप विशेष ध्यान देना, यदि ये सवाल आपको मिलता है 6 नंबर में, यानी बड़े क्वेश्चंस में मिलता है, बहुत ध्यान से सुनना भी ये बात को, अगर आपको ये क्वेश्चन 6 नंबर में मिल जाता है यानी बड़े क्वेश्चन में मिल जाता है, तब आपको इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से करना है, पूरा ये एक फार्मूला है और इस पूरे फार्मूले को डिराइव करना है ना, लास्ट तक सॉल्व करते चलना है, पूरा बताना है कि कैसे आया। और उसके लिए आगे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको आप देखना, अभी तो नहीं, जब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब आप इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। गुणधर्म 4 का प्रयोग किया गया है, फिर इसमें कुछ जोड़ा है, घटाया है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, उससे ये पूरा एक क्वेश्चन तैयार होता है, ये भी पूरा एक क्वेश्चन तैयार होता है। यदि वो 6 नंबर का है तब आपको ये दोनों डिराइव करने हैं फॉर्मूले। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल जाता है ना, 2 नंबर में मिल जाता है, 1 या 2 में मिल जाता है, 3 नंबर में मिल जाता है, तो भी आप ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्ट कर देना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 नंबर में डायरेक्ट नहीं करना है, नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है ये फार्मूला, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि 0 से π/2 log sin x dx, तो इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2, ठीक है। ये फार्मूला है, डिराइव किया हुआ है, आगे आपको एग्जांपल्स के आगे मिला हुआ है, एक महत्वपूर्ण समाकल है ना, निश्चित समाकल लिखा हुआ है उसमें टॉपिक पे, आप देखिएगा, इसको ढूंढिएगा। तो 0 से π/2 log sin x dx आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या π/2 कर दिया, मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर आप इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो π/2 हो जाता है, और इसको लिख देते हैं log 1/2, ऐसे। तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार सिद्ध करने के लिए दे देता है, तो -π/2 log 2 दे दे या π/2 log 1/2 दे दे पॉजिटिव में, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों के दोनों सही हैं, सेम है। इसी टाइप से एक ये भी बनता है कि 0 से π/2 और log cos x आ जाता है,
और dx आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2, या सेम है दोनों, या π/2 log 1/2, है ना, दोनों चीज़ें सेम। बात समझ में आ रही है? तो log 0 से π/2 log sin x आ जाए या 0 से π/2 log cos x आ जाए, दोनों का आंसर सेम होता है। ठीक, तो या तो आप ये लिख दें तब भी ठीक है, आपने ये लिख दिया तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए यहाँ पर log 2 तो हो ही गया, dx हमने एज ये लिख दिया ऐसा कैसा ही। अब इसका आंसर लिखना है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हुआ? इसका -π/2 log 2, सही है, प्लस यहाँ पर भी इसका आंसर -π/2 log 2। कोई लिमिट वगैरह नहीं लगानी है, लिमिट वगैरह लगा लोगों के सब काम करके लास्ट आंसर ये आया है। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि भाई इसमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी, हमें कुछ नहीं करना। आप देखें, गौर करिए, यहाँ पर x आया ही नहीं है ना, x नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने काम पूरा कर लिया है, तभी तो x नहीं आया, नहीं तो x आता है यहाँ पर। ठीक, अब इसको हल करिए, तो i बराबर log 2 आ गया। अब dx का x होता है तो 0 से π/2 हो गया, और प्लस, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया -π/2 log 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो -π/2 log 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लगाइए, आगे वाले में, बस आगे वाले में तो लिमिट लगेगी भाई x आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट लगा दी। तो ये तो फॉर्मूले हो गए ना, इनको अलग रखिएगा। अब हम यहाँ से आ रहे हैं कि i बराबर log 2 तो बाहर चली रहा है, यहाँ हमने लिमिट लगाई π/2 - 0, log 2 चल रहा है, x की जगह पर π/2 उच्च सीमा, फिर माइनस, फिर निम्न सीमा आ गई, 0 आ गई, यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, -π/2 -π/2, है ना, log 2 तो दोनों में सेम है, तो -π/2 और -π/2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आता है -π log 2, -π log 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिखें, वो log 2 रह गया यहाँ पर, log 2, ये 2 है, इसको देख लेना आप, है ना, log 2, तो ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ से तो बचता है π/2 log 2, और यहाँ से आ गया माइनस का पाई, या एक काम करिए, देखिए जैसे अभी कुछ भी नहीं करें भाई, कुछ भी मत करो आप, इसको कोई एडिशन वगैरह मत करो, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो π/2 log 2 -π/2 log 2 ऐसे रख दिया। अब देखिए ये तो है प्लस का π/2 log 2, ये है माइनस का π/2 log 2, तो इससे ही कैंसिल हो गया, है ना, बचा क्या, माइनस का π/2, तो ये बच जाएगा i बराबर, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस हैं, ये बच गया, तो -π/2 log 2, ये आंसर आ गया। तो एक चीज़ गौर करिए, जब 0 से π/2 लिमिट सेम चल रही है, sin x आ रहा है जब भी वही आंसर, cos x आ रहा है जब भी वही आंसर, sin 2x आ रहा है जब भी वही आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार एक नंबर में ही पूछ लिया गया, तो आपको इतना बड़ा काम करने की बजाय अगर एक नंबर वाले क्वेश्चन पे आपने डायरेक्ट भी लिख दिया ना, तो भी वो सही माना जाएगा एक नंबर वाले में, लेकिन अगर 2 में या 3 में आ जाता है तब तो फिर आपको इतना बड़ा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको लिखिए और बहुत ध्यान से समझ के। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। नंबर 15, अजीब सा लग रहा है कुछ, 15वां क्वेश्चन बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन को ज़रूर देखा करें एक बार, मैं यहाँ मिटाता हूँ तो उसको एक बार पढ़कर थोड़ा सा मैनेज करिए खुद, कि भाई क्या हम इसको खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेटर काम होता है ये वाला। नंबर 15, i बराबर x, i बराबर -π/4 से
माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 4 और 2 माइनस कॉस 2x, 2 माइनस कॉस 2x ये दिया गया है ना। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला तो हमारा यही काम होता है कि भाई इसको आप अलग अलग करिए। कारण क्या है अलग अलग करने का, कि दो फलन आ रहे हैं, दो फलन हो गए कि अगर इनको हम अलग अलग कर देते हैं तो हमारे पास दो फलन होंगे। सबसे पहला काम तो यही है, तो हमने इनको अलग अलग कर लिया। तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 हो गया, एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x प्लस ये जो पाई बाई 4 है ये कांस्टेंट है ना, बाहर आएगा। अगर हमने ऊपर भी लिख दिया, जब भी कांस्टेंट है वो बाहर लाएंगे तो पहले ही बाहर ले आते हैं। लिमिट एज इट इज़ चलेंगी, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये हमारे पास सवाल बन गया। अब ये क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन एक कंडीशन देखिए, जब इस तरह का कोई सवाल हमारे पास आ जाता है तो हम इसमें लिमिट को देखते हैं। अब जब लिमिट को हम देखते हैं तो लिमिट देखने के बाद हमको कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कि भाई इसमें हम सम और विषम फलन को चेक कर लेंगे। अगर सम और विषम फलन को हम चेक करते हैं तो देखिए कुछ विशेष कंडीशन बन रही है क्या है, याद आ गया होगा अब आपको कि अगर सम और विषम फलन को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक को तो I1 मान लेते हैं इस वाले को, और इस वाले को I2 मान लेते हैं। तो अगर इसको हम I1 लेते हैं और चेक करते हैं तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना I बराबर I1 प्लस I2, और I1 को लेते हैं, I1 बराबर ये वाला है, तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम और विषम फलन चेक करते हैं। x के स्थान पर यहाँ पे चेक करिए, तो फलन दिया गया है f(x) बराबर x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब हम कर देते हैं x के स्थान पर माइनस एक्स। जब x के स्थान पर माइनस एक्स रख देते हैं तो यहाँ पर तो आ गया माइनस का x, है ना, यहाँ पर आ गया 2 माइनस कॉस 2 और x के स्थान पर माइनस एक्स। अब ये अंदर गुणा भी हो जाता है जब भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन क्या आ रही है भाई, ये जो माइनस का x है ना, ये तो एज इट इज़ है, इसमें तो कुछ नहीं करना। 2 माइनस कॉस थीटा माइनस का, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा है, तो ये संख्या एज इट इज़ प्राप्त हो गई। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, फलन बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन गया। तो ये संख्या जो मिली हमें, जो फलन मिला वो ऐसा मिलेगा, भाई ये फलन ऐसा मिलेगा। अब अगर ये फलन ऐसा मिलता है तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो हम x के स्थान पर जब माइनस एक्स रखते हैं तो फलन हमें ऐसा मिला, और ये टेक्निक पहले आ चुकी है। तो ये टेक्निक जब पहले आ चुकी है तो ये किस चीज़ का रूप है, ये कौन सा फलन है, सम फलन है, विषम फलन है। तो आपको पता है कि कैसा फलन है ये विषम फलन है ना। कैसा फलन है, विषम फलन। जब विषम फलन होता है तो हम क्या लिखते हैं कि दिया गया समाकल्य, दिया गया समाकल्य विषम फलन है। विषम फलन है, अतः जब विषम फलन होता है तो क्या हो जाता है, I1 का मान 0 हो जाता है। बस हो गया, तो I1 का मान 0 हो गया। ये नंबर 1 डाल दीजिए, इसमें हमें लास्ट में वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, इसको हम नंबर 2 डाल लेते हैं। हालांकि खैर 0 है पर वैल्यू तो डालनी पड़ेगी भाई, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद आ जाइए इस पर I2 पर, तो I2 हमको दिया है पाई बाई 4 तो बाहर चल रहा है, और माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, भाई लिमिट ये वाली चल रही है। ठीक है, और dx क्या है, dx अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है सवाल, लेकिन आसान है, कोई ज़्यादा खास कठिन नहीं बोल सकते इसको। और टेक्निक तो आपको पता ही है, वही टेक्निक है जो पुरानी वाली हम यूज़ कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हम सम और विषम फलन को चेक करते हैं। तो सम और विषम फलन को चेक करते हैं तो हमारे पास आता है fx, और fx क्या है, fx ही वाला है ना, π/4 को नहीं लेना, ये लेना है बस। तो 1/2 माइनस cos 2x। जब 2 माइनस cos 2x लेते हैं तो x के स्थान पर माइनस x रखना पड़ेगा। जब आप x के स्थान पर माइनस x रखते हैं तो यही वाली वैल्यू है, अभी अभी हमने किया था, 2 को बाहर रखना है और माइनस x आ गया है ना। तो ये कर लेना आप, मैंने वैसे ही बता दिया है पहले से ही कि 1/2 माइनस cos 2x हो जाता है। ये ठीक है, आ गया समफलन आ गया। क्यों आ गया समफलन? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स रखने पर, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर वही फलन दोबारा तैयार हो गया, वही फलन दोबारा तैयार हो गया, fx हो गया। fx हो गया तो ये कैसा फलन हुआ? समफलन हुआ। और समफलन जब होता है तो गुणधर्म 6 के अनुसार कुछ लिमिट में चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया गया समाकल्य समफलन है। दिया गया समाकल्य समफलन है और समफलन है, अतः क्या कंडीशन हो जाएगी? अब जो ये I2 है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वैसे हो गया है। तो जो I2 है ना, π/4 तो बाहर चल ही रहा है, इसका क्या होगा? लिमिट में चेंजेस होते हैं, लिमिट में चेंजेस होते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ π/4 आ गया और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये π/2 हो जाएगा और ये dx अपॉन में 2 माइनस cos 2x आ जाता है। अगली स्टेप जब हम करते हैं तो यहाँ से I2 बराबर π/2, 0 से π/4 और dx अपॉन 2, ये जो 2 है ना, इसको आप 1+1 लिख दें और 1+1 लिख के इसको हम सूत्र बनाएंगे। यहाँ तक आप करिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो फिर मुझे दिक्कत आएगी इसको करने में। यहाँ तक नोट करिए, फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू करता हूँ इसको ना। यहाँ तक नोट करिए, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे अभी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पूरा मिटा देते हैं क्वेश्चन, फिर वैल्यूज़ डालनी है समीकरण 1 में। I1 की वैल्यू 0 है तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अब ये वाला इस स्टेप के बाद से हम लेके चल रहे हैं कि I2 बराबर π/2, 0 से π/4 और dx अपॉन में 1 प्लस तो है, और 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x होगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है भाई, 2 sin स्क्वायर x आ गया। अब ये जो 2 sin स्क्वायर x आ रहा है, इसको आपको हल करना है। ये काम भी पहले आ चुका है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे इसकी जगह पर? हम यहाँ पर cos स्क्वायर x से हर में cos स्क्वायर x से गुणा भाग करने पर, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है π/2, तो यहाँ पे है ही पहले से ही, 0 से π/4 आ रहा है, dx ऊपर चल ही रहा है और इसमें 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x में आपने cos स्क्वायर x का भाग कर दिया और cos स्क्वायर x से गुणा कर दिया। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये हर में कर रहे हैं, है ना, ये काम हम हर में कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या में कर रहे हैं। तो ये जो cos स्क्वायर x है ये तो हट के ऊपर चला गया, तो ये cos स्क्वायर x को हटा के ऊपर भेज दिया। अब ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x dx हो गया अपॉन में। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ रहा है, यानी 1 में cos स्क्वायर का भाग देंगे। जब 1 में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। फिर प्लस 2 तो है ही, साइन में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर x। अब हमें ये पता है, खूब कई बार कर चुके हैं इस बात को हम, कि भाई अगर हमने tan स्क्वायर x यानी tan x को t मान लिया तो sec स्क्वायर x आएगा।
ठीक है, ये 9.2 में ही कर लिया था हमने। तो अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये जो सेक स्क्वायर है ना, ये गड़बड़ कर देगा। अगर आपने 10x को t मान लिया, 10x को हम t मान लेते हैं, तो ये जो सेक स्क्वायर x है इसका तो मान हो जाएगा, ये तो dt के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये सेक स्क्वायर x गड़बड़ करेगा, इसकी तो वैल्यूज़ है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, π/2 0 से π/4 सेक स्क्वायर x dx चल ही रहा है, और इसको लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर x + 2 और tan स्क्वायर x, इनको मिला लेते हैं, π/4 हो गया, सेक स्क्वायर x dx हो गया, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, ये एक है और ये दो हैं, टोटल कितने हो गए, 3 tan स्क्वायर x हो गया क्लियर। अब आप इसको कुछ मान सकते हैं, अब इसको हटा देते हैं हम। अब इसको देखिए, tan x को हम t मानते हैं यहाँ से, है ना, तो tan x को हमने t मान लिया, जब tan x को t लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, ये मान यहाँ रख दिया, i बराबर π/2 r चल ही रहा है, और लिमिट अभी बदलेंगे, तो ये तो बन गया dt, और अपॉन में 1 + 3t स्क्वायर, सही है। भाई tan x को t मान लिया ना, tan x को आपने t मान लिया, फिर इसका जो अवकलन किया हमने सेक स्क्वायर x dx आया, सेक स्क्वायर x dx की जगह पर क्या रख देंगे, पूरे की जगह पर dt रख देंगे, हो गया। अब भी गड़बड़ है, पहले तो चलो ये लिमिट चेंज करते हैं। भाई उच्च सीमा क्या चल रही है, उच्च सीमा दी गई है x बराबर π/4, x बराबर π/4 है, तो t बराबर क्या होगा, देखिए π/4 है ना, tan x की जगह पे π/4, x की जगह पर π/4 रखेंगे तो tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर निम्न सीमा, और निम्न सीमा क्या आ रही है, x बराबर 0, यहाँ 0 करेंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे हमने लिमिट बदल ली, तब भी एक गड़बड़ होती है कि हम फार्मूला नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर अकेला नहीं है, इसके साथ में 3 आ रहा है, तो 3 का गुणा और 3 का भाग, एक काम और करना पड़ेगा। तो ये I2 है, I2 है ना, ये I2 हो गया। अब 3 का गुणा और 3 का भाग कर रहे हैं, तो भाग देंगे, गुणा भी करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 0 से 1 dt हो गया, अपॉन में 1/3 + t स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बनाइए इसको, तो π/6 0 to 1 dt अपॉन 1/√3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस t स्क्वायर हो गया। देखिए अब ये जो फार्मूला बना 1/x² + a स्क्वायर का, तो 1/x² + a स्क्वायर किस चीज़ का फार्मूला होता है, 1/a² + x², ये फार्मूला होता है tan इनवर्स का, है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई काम करते हैं फार्मूला साइड में लिखिए, ये बोर्ड में भी लिखना है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब π/6 हो गया, 1/a की जगह पर ये आया, 1/a हो गया, फिर tan इनवर्स, फिर आता है x/a, x की जगह पे क्या चल रहा है t, और a की जगह पर क्या चल रहा है 1/√3 और प्लस c ले लेते हैं, क्योंकि I1 में तो कुछ आया ही नहीं है ना, तो यहाँ पर c ले लेते हैं केवल। और लिमिट भी तो है, लिमिट आ गई 0 से, वो c क्यों लेंगे, सही बात है, c नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समाकलन थोड़ी जो c लेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिमिट रख दी तो c हटा देंगे। अब इनको सॉल्व करिए, तो ये हो गया √3π/6 हो गया, एक तो ये स्थिति। अब हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो tan इनवर्स, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, जैसे उच्च सीमा रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये √3 हट के ऊपर आएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर 0 कर दिया ऊपर, t के स्थान पे 0 कर रहे हैं, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं तो 0 हो जाता है ना। अब tan इनवर्स आ रहा है और ये √3 आ रहा है, तो भाई ये जो √3 है ये tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है √π/6, ये ऐसे ही रहेगा।
ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो इसकी जगह पर आ जाएगा π/3 माइनस, और tan 0 का 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो √3 π² 18, ठीक है। और ये है I2 की वैल्यू, और समीकरण 1 में इसको नंबर 3 डाल दिया, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो I बराबर हो जाता है 0 प्लस करेंगे तो 0 करने की ज़रूरत नहीं है, √3 π² 18 हो जाता है। अब आप इसको अगर आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आंसर कंप्लीट है।